आज अपन पढ़ेंगे कांग्रेस का प्रभुत्व। कल वाले में कुछ पूछना था क्या? कल वाले टॉपिक में जब नया चैप्टर शुरू किया तो उसमें कोई दिक्कत आई क्या? ओके, पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम बताओ। अब पेज पलटते हैं। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, बहुत बढ़िया। सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग कब बना था? 1950। ठीक है, 1950। 1950। कोई बता सकता है भारत में लोकसभा में कौन सी निर्वाचन प्रणाली है? भारत के लोकसभा में कौन सी निर्वाचन प्रणाली है? ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए आप सब, माइक ऑफ कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। आप देखें, आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचन प्रणाली। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, आज मुझे ही नहीं दिख रहा, मैं चश्मा नहीं लगा क्या। देखें, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बहुत इजी है, सवाल यहाँ से पक्का बनता है और बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव अब याद रखना है 1951-52 में। 1951 अक्टूबर से शुरू होकर खत्म कब हुआ था? फरवरी 1952 में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 1952 का आम चुनाव। एनसीईआरटी बोर्ड ने ऐसे कैसे पूछा था, बोर्ड में आवा सवाल है, पहला आम चुनाव कब हुआ? पुराने पेपर जब एनसीईआरटी के देखेंगे, जब एनसीईआरटी चलती थी उसमें आपको सवाल मिलेगा भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो कब हुआ? 1952 में हुआ। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में तो ये शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ? फरवरी 52 में। इसीलिए इसे चुनाव कौन सा कहा जाता है? 52 का चुनाव कहा जाता है। एक बात, अगर उस 52 के चुनाव की बात देखें तो इस समय एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था अपने को समझ में आनी चाहिए। मैं कब की बात कर रहा हूं? 52 की बात कर रहा हूं। व्यवस्था कैसी है? विशिष्ट व्यवस्था है। अब आप देखें इसमें क्या क्या है। उस जमाने में क्या हुआ, इस प्रकार का एक बॉक्स ले लिया, अपन देसी भाषा में डब्बा भी कह सकते हैं। इसमें यहां से बंद करके और इस तरीके का इस बॉक्स को रख लिया। ये बॉक्स अलग अलग रखे गए सभी उम्मीदवारों के लिए। पहली शर्त क्या थी इसमें? सभी उम्मीदवारों के लिए बॉक्स कैसे रखे गए? अलग अलग रखे गए। बॉक्स पर सभी का चुनाव चिन्ह व बॉक्स पर सभी का चुनाव चिन्ह व चित्र नाम अंकित किया गया। ठीक है, जितने भी उम्मीदवार थे इनका चुनाव चिन्ह इस बॉक्स पर पेस्ट किया गया। साथ में क्या लिखा गया? उम्मीदवार का नाम भी लिखा गया। अब कंडीशन देखना, जितने उम्मीदवार, जैसे फॉर एग्जांपल 10 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 10। तो बॉक्स भी कितने आएंगे? 10।
अब आप सोचो पूरे भारत में कितने उम्मीदवार हुए, उतने ही बॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि संसद क्षेत्र, अगर मैं संसद क्षेत्र की बात करूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, आज के क्षेत्र में 500, शुरुआत में 500 थी, फिर 520 हुई, फिर 552 हुई सीटें। 500 सीटें भी अगर अपन माने तो एक सीट पर कहीं 2 उम्मीदवार थे, 2 से कम तो कहीं थे ही नहीं, 2 थे, 5 थे, 10 थे। तो जितने उम्मीदवार जहां खड़े हो रहे हैं उतने ही बॉक्स लाने हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवार अलग अलग जगह से होते हैं। जैसे आमेर क्षेत्र की बात करें हम, मेहता स्कूल आमेर क्षेत्र में पड़ता है, तो इसमें अपने दौलतपुरा गांव अलग से आएगा, बगवाड़ा अलग से आ गया, आम अपने हरमाड़ा घाटी अलग से आ गई, नींदड़ बेनाड़ अलग से आ गया। तो यहाँ भी उतने ही बॉक्स, हर जगह उतने ही बॉक्स रखे जाएंगे। तो आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा बॉक्स ही बॉक्स हो गए कौन से चुनाव में, पहले चुनाव में। और ज्यादा व्यवस्था हो गई, क्या हो गई, ज्यादा अव्यवस्था हो गई। समझ में आ रही है बात। अब चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, इतने बॉक्सों को कलेक्ट करना। उस जमाने में जब यातायात संचार नहीं था, और उन बॉक्सों को कलेक्ट करके उनमें से नामांकन या उम्मीदवार को कितने वोट मिले उनको निकालना, काउंटिंग करना और रिजल्ट घोषित करना बहुत टेढ़ा काम था। इसमें मतदान कैसे होता था बॉक्स में, इस प्रकार की एक पर्ची थी, इसे स्लिप भी कह सकते हैं। पेपर स्लिप होती है, आपने देखा वो एटीएम से स्लिप निकलती है, आपने बिल की, बिजली बिल आता है आजकल लंबी स्लिप में, उस प्रकार की ये स्लिप होती है। इसमें जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही कॉलम होंगे। इस स्लिप में जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ये भी क्या है, निश्चित था कि भाई जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम इसमें होंगे। जैसे मान लीजिए 5, 6 इसमें बॉक्स है, तो हमारे पास उम्मीदवार भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति क्या डालने गया, वोट डालने गया, क्या डालने गया, मतदान करने गया। तो उसने इस वाले व्यक्ति को चुना और यहां पर स्टैंप उसने पेस्ट कर दी इस तरीके से, और इसको फोल्ड किया उसने, और फोल्ड करके इस बॉक्स में यहां से अंदर डाल दिया। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति आया, नई स्टैंप ली उसने, इस तरीके की सेम नई स्टैंप ली, और उसने इसको चुना, वोट दिया, यहां से फोल्ड किया, वापस डाल दिया। इस तरीके से इस बक्से में बहुत सारी स्लिप्स हो गई, बहुत सारी स्लिप्स। अब चुनाव आयोग क्या करता है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, उसने जब उन स्लिप्स को काउंट किया, निकाला इस बॉक्स से, इस बॉक्स को खोलकर, तो उसने सबसे पहले क्या चेक किया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बॉर्डर टच कर दिया, जैसे मान लीजिए स्टैंप उसने इस तरीके से लगा दी, तो इन वोटों को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसे वोट 2 उम्मीदवारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वाला कहेगा भाई वोट मुझे मिला, ये वाला कह रहा है मुझे मिला। ऐसे सस्पेंस वाले वोटों को हटा दिया जाता है, इन्हें ही यू कैन रिजेक्ट वोट कहे जाते हैं, और इनको हटा दिया जाता है। इसके बाद फिर चुनाव की घोषणा हुई कि इतने लोग जीते और इतने लोग हारे। ये चुनाव की प्रक्रिया जो पहले वाली थी किसको समझ में नहीं आई, बताओ सोनू, क्लियर है? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसमें क्या यस सर। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, बॉक्स उतने ही थे जितने क्या थे, उम्मीदवार थे। और ये थोड़ा सा पजल्ड सिस्टम हो गया, इतनी बड़ी संख्या में बॉक्सों को रखना आसान काम नहीं था। इस चुनाव की विशेषता क्या क्या रही वो देख लेते हैं। इस चुनाव में हारने वाले, इस चुनाव में हारने वाले
व्यक्ति ने भी, चुनाव में हारने वाले व्यक्ति ने भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाए, चुनाव पर सवाल नहीं उठाए। इसका मतलब क्या था कि चुनाव पर सवाल नहीं उठाया, इसका मतलब क्या था कि साफ साफ नजर आ रहा था कि जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष हुआ है, उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं हुई। इससे हम ये भी आकलन लगा सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत था उस जमाने में जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ये इस बात का हम आकलन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसमें और एक बात जो स्पष्ट हुई वो थी कि भारतीय लोकतंत्र पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, भारतीय लोकतंत्र पर जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत जैसे बड़े देश में लोकतंत्र आसान नहीं है। आपको ध्यान हो तो लोकतंत्र, आपको ध्यान हो तो लोकतंत्र छोटे देशों के लिए सही है। किसके लिए सही है? छोटे देशों के लिए। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र बड़े देशों में आसानी से चलने वाला नहीं है। हमारा देश तो वैसे ही बड़ा था, जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं और भूभाग में हम शायद 7वें नंबर पर हैं। तो जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के बाद हमारे द्वारा लोकतंत्र अपनाना एक अजीबोगरीब फैसला नजर आ रहा था। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्वान, एक का नाम है आइजर, आइजर, इसको आई जावान भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि नेहरू अपने होते हुए, नेहरू अपने कार्यकाल में ही भारतीय लोकतंत्र की बर्बादी देख लेंगे कि जिस चाव के साथ, जिस हिम्मत के साथ आपने लोकतंत्र चुना है उतनी ही जल्दी भारतीय लोकतंत्र क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। आपने गलत डिसीजन ले लिया, भारत में लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? कल वाली क्लास आप देखना, उसमें हमने देखा था कि भारत में मतदाता सूची तैयार करना महाभारत जैसा काम था। 40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी। ऐसे में मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता परिचय पत्र बनाना, उनको मतदान तक लाना और उनको कन्विंस करना कि आपको मतदान करना है, बड़ा एक बखेड़ा काम था, बड़ा टिपिकल काम था ये। और उसके बाद उस व्यवस्था को लगातार आगे लेके जाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। लेकिन इन सब चैलेंजों के बावजूद भी नेहरू जी और भारत की संविधान सभा ने जो कठोर निर्णय लिया लोकतंत्र का, वो सही साबित होता नजर आ रहा था। कौन से चुनाव में? पहले आम चुनाव में। तो यहां से सवाल क्या बना? पहले आम चुनाव पर टिप्पणी लिखें तो कहीं कोई दिक्कत है? क्या क्या आएगा? पहला आम चुनाव किसके नेतृत्व में हुआ? सुकुमार सेन। निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कब हुआ? 52 में हुआ, फरवरी 51 में शुरू, सॉरी अक्टूबर 51 में शुरू और फरवरी 52 में खत्म। इसके जो परिणाम आए उसमें नेहरू जी की गवर्नमेंट बन गई, एक छत्र राज आया, पूर्ण बहुमत की सरकार आई और नेहरू मंत्रिमंडल की सरकार यहां से शुरू हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट के चुनाव, आगे के चुनाव। इन नेक्स्ट चुनाव में एक प्रक्रिया में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? इस बदलाव को हल्का सा हम समझते हैं। आप जानते हैं ये क्या है? बैलेट पत्र। इसे कहते हैं बैलेट पत्र, जिसको हमने नाम दिया था स्लिप। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक स्लिप की बात की थी, एटीएम की बात की थी, बिजली के बिल की बात की थी। इसको राजनीति की भाषा में कहते हैं बैलेट पत्र। और इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं था, ये सेम था। ये तो क्या था? सेम। एक हमने बॉक्स लिया था, एक हमने क्या लिया था? बॉक्स। इसमें भी कहीं कोई बदलाव नहीं था।
फिर बदलाव आया कहाँ? बदलाव आया, पहले क्या थे, जितने उम्मीदवार थे, जितने क्या थे उम्मीदवार, बॉक्स उतने ही थे। जैसे 50 उम्मीदवार तो बॉक्स भी कितने, 50। लेकिन इस व्यवस्था में ऐसा नहीं था। इस व्यवस्था में क्या किया गया कि उम्मीदवार चाहे 50 हो या 5 हो या 2 हो, बॉक्स कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, और उसी में सबके बैलेट पत्र डाल दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले आम चुनाव में केवल व्यवस्था पहले वाली, और उसके बाद सारी व्यवस्था में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। अभी बॉक्स ज्यादा नहीं रखने वाले हम लोग, बॉक्स क्या रहेंगे, लिमिटेड ही रहेंगे। लेकिन अंतर कहाँ आया, अंतर आया ये जो एक बॉक्स है उसमें। अभी सारे बॉक्स खत्म करके बॉक्स कितने कर लिए गए, मात्र एक बॉक्स ही कर लिया गया। मात्र एक बॉक्स कर लिया गया। इसका फायदा क्या हुआ, एक तो जो निर्वाचन आयोग बड़े रूप में काम करता था, बड़े भारी रूप में काम करता था, उन बॉक्सों को कैरी करके लाना, पूरी देश में अलग अलग जगह से उसको उठाना, और फिर उस पे चुनाव करवाना, चुनाव के नतीजे घोषित करना, बड़ा टेढ़ा काम था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बढ़ी वो देखनी है। पहले आप जानते थे उम्मीदवार क्या था, अलग, उम्मीदवार क्या था, अलग, तो उसका बॉक्स भी क्या था, अलग, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। अभी सभी उम्मीदवार क्या हो गए, एक, इसमें सभी उम्मीदवारों के बैलेट पत्र थे। सभी उम्मीदवारों के बैलेट पत्र इसमें थे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले तो बैलेट पत्र अलग किए सबके, सबके बैलेट पत्र क्या कर लिए, अलग अलग। फिर काउंटिंग की, गणना की। आप देखें, दो प्रक्रिया हमने पढ़ ली। पहले वाली प्रक्रिया जो शुरुआत में थी उसमें बॉक्स सबके क्या थे, अलग अलग, काम सिर्फ इतना सा था, बॉक्स में से निकाला और काउंट करना था, और काउंट बता देना इतने बॉक्स आए, है ना, इतने बैलेट पत्र हैं। अब बॉक्स को कर दिए खत्म, बॉक्स बचा है कितना, एक। अब ऐसे में सवाल उठा कि यहां से कैसे हो, तो इनमें सब उम्मीदवारों के बैलेट पत्रों को अलग अलग हमने काउंट कर लिया, अलग अलग रखा और फिर काउंट कर लिया। ये दूसरी प्रक्रिया जो कब तक चली, 1990 तक चली। ये प्रारंभिक से लेकर 1990 तक की प्रक्रिया कंप्लीट। अब काम की चीज है इंपॉर्टेंट, ये सबको याद होनी चाहिए, बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक तो इसका नाम पूरा आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हमने क्या कहा, ईवीएम कहा है। दूसरा, ये कब आई, 1990 के दशक में आई। 1990 के दशक में कहाँ आती है, भारत में आती है। पहली बार पूरे भारत में चुनाव, पहली बार पूरे भारत में, पूरे भारत में चुनाव, आप मेरे साथ नोट डाउन भी कर लें ताकि ये आंकड़े ऐसे कैसे आपको याद रह जाए। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, किसका नाम है, ईवीएम का। 1990 के दशक में भारत में आती है, पहली बार पूरे भारत में, पहली बार पूरे भारत में किसके द्वारा चुनाव, ईवीएम के द्वारा। पहली बार पूरे भारत में चुनाव ईवीएम के द्वारा 2004 में करवाए गए, 4 में
करवाए गए। और इससे बनने वाली गवर्नमेंट कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आप जानते हैं सिख समुदाय से आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी रहे 2004 से 2014 तक, यानी कि मोदी जी से पहले इन्हीं का नंबर था। इतनी बातें समझ में आई। सवाल क्या क्या आएगा? भारत में निर्वाचन प्रणाली को समझाएं, तो वो तो हम बात कर ही रहे हैं, ये तो प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया, कौन सी विधि है वो हम बात करने वाले हैं। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम है। भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? 1990 के दशक में हुआ। पहली बार पूरे भारत में ईवीएम का चुनाव, ईवीएम से चुनाव कब हुआ? तो कब हुआ? 2004 में हुआ। कौन सी गवर्नमेंट आई? मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कांग्रेस लगातार ईवीएम को गलत बताती है और पहला चुनाव ही किसने जीता? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जीता था। यहां तक कोई सवाल हो तो बताओ भाई। तनीषा, प्रदीप, ललिता, ओके। अब देखते हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली कौन सी है, पद्धति कौन सी है। ये तो प्रक्रिया हमने सीख ली। यहाँ है सर्वाधिक मत जीत प्रणाली। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है, बस अंतर इतना सा ही है। कंपटीशन में कौन सा नाम मिलेगा आपको? नीचे वाला। आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी आप 12th के बाद एग्जाम देंगे, कई बीएड का एग्जाम देंगे, कांस्टेबल, एसएससी, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे एग्जाम्स आप देने वाले हैं। वहां आपको कई बार ये नाम देखने को मिलता है और फिर बच्चा सोचता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। सिंपल सवाल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही क्या कहते हैं? सर्वाधिक मत जीत प्रणाली कहते हैं। बड़ी गजब की प्रणाली है ये। देखे भाई इसको कैसे है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या हुआ? कल्पना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। और इन 5 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म भर दिया और चुनाव शुरू हो गया। एक को मिले 10% वोट, एक को मिले 9% वोट, तीसरे को मिले 2% वोट, चौथे को मिले 1% वोट और अगले को मिले 1% वोट। ये सब परसेंटेज में है। अब आप इसकी खासियत देखिए, टोटल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये लगभग 22% के आसपास मतदान हुआ है। 10, 11, 19, 21, 22, 23% के आसपास मतदान हुआ कुल मतदान। एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, कुल मतदान कितना हुआ? ओनली 23% मतदान हुआ। इसमें से विजेता उम्मीदवार कौन है? ए। जीत कौन गया? ए। आप ये देख रहे होंगे इसे मिले कितने? केवल 10%। इसको वोट कितना परसेंट मिला है?
केवल 10%। इसका मतलब 90% लोग इसको नहीं चाहते हैं। यानी कि विजेता उम्मीदवार के विरोधी कितने हो गए? 90% लोग तो इसको चाहते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सरकार में आया या ये उम्मीदवार बनकर जीत गया तो देश की जनता का केवल 10% का ही प्रतिनिधित्व ये करता है और 10% लोगों को ही चॉइस के रूप में इन्होंने इसको चुना है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। यानी कि इसमें एक बहुत कम मतदान वाला उम्मीदवार भी आसानी से जीत कर आ जाता है। इसका मतलब इस प्रणाली में पूरे क्षेत्र का नेतृत्व होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉनिटर का चुनाव करें क्लास में और उसमें से केवल 23% लोगों ने ही भागीदारी निभाई, बाकी सब लोग भाग ले ही नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं हम तो किसी को ही नहीं चुनना चाहते। तो ऐसी स्थिति में केवल 10% उम्मीदवार वाला व्यक्ति ही मॉनिटर बन जाएगा, जबकि 90% लोग इसको नहीं चाहते कि ये मॉनिटर बने, तब भी ये बन जाएगा। इस प्रणाली की सबसे पहली कमी तो ये है। दूसरी कमी देखो, दूसरी कमी क्या है कि इसमें मतदान प्रतिशत ज्यादा होने पर भी पार्टी हार जाती है। ये बात थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मतदान प्रतिशत क्या है? ज्यादा, इसके बावजूद भी कौन हार गई? पार्टी। एग्जाम्पल हम देखते हैं एमपी का, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बीजेपी को वोट मिले हैं लगभग 38%। कितने वोट मिले हैं? 38% के आसपास। कांग्रेस को वोट मिले हैं 36% के आसपास। और सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। बस इसमें यही एक बड़ा फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर, कि मत का प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद भी सीटें ज्यादा आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। यहां देखिए हुआ क्या कि जैसे शुरू के 10 उम्मीदवारों का, बीजेपी के उम्मीदवार, शुरू के 10 उम्मीदवारों का जीत का परसेंटेज का अंतर 50% रहा कि एक को वोट मिले 500 और दूसरे को मिले 1000। ये कांग्रेस का था, ये बीजेपी का था, तो वोटों का अंतर कितना आ गया? 50% का आ गया। यानी कि जो कांग्रेस के 10% जो वोट थे या 10 उम्मीदवार थे वो बड़े अंतर से हार गए, बड़े अंतर से। इसका मतलब बीजेपी का वोटिंग शेयर यहां पर क्या रहा? ज्यादा। सीटें तो कम आई, सीटें तो केवल कितनी आई? 10 ही, लेकिन मत क्या मिले? ज्यादा। जैसे लगभग 85,000 वोटों से घनश्याम तिवाड़ी लगातार जीत रहे थे जयपुर से। हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 2 लाख के आसपास के अंतर से जीते थे, और भी कई लोग थे जो 3 लाख के अंतर से भी जीते थे। तो 3 लाख का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ऐसे में बीजेपी के कुछ उम्मीदवार बहुत ज्यादा अंतर से जीत गए, लेकिन वो सीट कितनी निकली? एक ही निकली। इधर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो जीत कर तो आए, लेकिन उनका अंतर क्या था? कम। जैसे मान लो कोई एक वोट से जीता, सीपी जोशी की तरह हार गया ना, कोई बहुत सारे 10 वोट से जीते, कोई 100 से जीते, कोई 200 से, 500 से, कोई 1100 से। रामलाल जी से निसाब जीते थे ना अपने चोमू में, 1100 वोटों से। इस तरीके से जीत कर आया। तो यहां पर सीटें तो क्या आ रही है? ज्यादा। सीटें तो क्या है? ज्यादा। और वोटिंग परसेंटेज क्या है? कम। वोटिंग प्रतिशत क्या है? कम। इस प्रकार से
हारने वाली आगे निकल जाती है पार्टी, और जीतने वाली के पास सीटें तो ज्यादा आती हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या रह जाता है, कम, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवारों का जो अंतर होता है वो कम होता है और हारने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों का अंतर हो जाता है ज्यादा। इसीलिए जीतते तो कम ही है हारने वाली पार्टी के लोग, लेकिन जो जीतते हैं वो बड़े अंतर से जीत जाते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हारने वाली पार्टी के पास भी वोट प्रतिशत हो जाता है ज्यादा। ऐसे में इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी जो दूसरे नंबर की है वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आने पर भी गारंटी नहीं है कि वो जीत ही जाए, अर्थात इसमें जितना परसेंट वोट मिलेगा उतनी सीटें नहीं होती हैं। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? तनिषा, सोनू, मनोहर, इसको कौन सा पता? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या? ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। आपको पता हो 11th क्लास में हमने इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि चार उम्मीदवार जैसे राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होते हैं। कितने उम्मीदवार? 4 उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव की शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त 50 लोग या 50 सदस्य सांसद अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। 50 लोग, 50 सदस्य ही, वे भी कौन होंगे? सांसद। वो भी क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। पहली शर्त ये है। आप सोच के देखो, अगर ये शर्त नहीं होती तो केवल 15,000 रुपए लगते थे, मैं भी चुनाव में भाग ले लेता, कम से कम मीडिया में फोटो तो आ ही जाता है कि नहीं, तो बहुत नॉर्मल हो जाता, हर व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता। लेकिन इस चुनाव को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? गरिमापूर्ण बनाने के लिए, रेस्पेक्टफुली इलेक्शन बनाने के लिए ये प्रावधान किया गया कि पहले 50 संसद सदस्य, वो कहीं से भी हो, क्या रखें? प्रस्ताव रखें कि फला फला व्यक्ति के साथ हम लोग हैं और चुनाव इसको लड़ना चाहिए। वो अपने नाम लिखेंगे, उस पर साइन करेंगे कि भाई मैं इसका साथ देने वाला हूं। उन 50 लोगों के प्रस्ताव का समर्थन दूसरे 50 लोग कर दें और कहें कि हम इसका समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास कितने लोग एनी टाइम होने चाहिए? 100 लोग होने ही चाहिए। तब तो वो क्या कर सकता है? फॉर्म भर सकता है, इलेक्शन फॉर्म। 100 लोग आपके साथ हैं, तब तो आप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में क्या कर सकते हो? शुरुआत कर सकते हो। अगर 99 भी है तो नहीं। ये 4 लोगों ने इलेक्शन लड़ लिया, रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स में एक को मिले 20%, 30, 40 और इसको मिले 45। आप ये भी ध्यान रखें, इस चुनाव की पहली शर्त है 50 + 1%, 51%। ये ध्यान रखना, इस चुनाव की पहली शर्त क्या है? 50 + 1। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट 51% कभी नहीं होता, क्योंकि जैसे मान लीजिए 552 सदस्य हमारे यहाँ टोटल मान लिए गए एग्जाम्पल के तौर पर,
1% 5 लोगों का होगा और ये बड़ा हो जाता है। तो 50 + 1% यानी कि 51% हमारे यहाँ काउंटिंग होगी। इसमें आप देखिए सर्वाधिक मत जीत में कोई क्राइटेरिया नहीं था मिनिमम का, 10% वाला भी जीत रहा था, 2% वाला भी जीत रहा था। बस शर्त यही है, पड़ोसी से आगे निकलना है। शर्त क्या है? पड़ोसी से आगे निकलना है। और इसमें क्या है उल्टा, इसमें क्या होगा, जो सबसे कम होगा उसको हटा दिया जाएगा और इसके वोट बांट दिए जाएंगे। जैसे इसको दूसरी वरीयता में मिले 20, इसको मिले 10 और इसको मिले 9, इसको मिले 19। ऐसी स्थिति में ये कितने हो गए, ये विजेता हो जाएगा, सेकंड वरीयता। इसे क्या कहेंगे? सेकंड वरीयता क्रम। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, या अभी तो टाइम अप हो गया, कंप्लीट है क्लास, कल इसको फिर डिटेल से कर लेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। तनीषा कोई क्वेश्चन इससे? ठीक है।